नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन जुडिशरी चैनल पे आपका स्वागत। यह डन प्रक्रिया संहिता 1973 का वीडियो अर्थात सीआरपीसी के वीडियो, सीआरपीसी का थर्ड सेशन का वीडियो है। थर्ड सेशन से पहले मैं आपको बता दूं, दो अन्य सेशन बन चुका है। फर्स्ट सेशन में आपको धारा 1 से 5 तक का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनाया जा चुका है, जिसमें 50 से अधिक एमसीक्यू था। तथा सेकेंड सेशन में धारा 6 से लेकर 60 तक का सभी एमसीक्यू बनाया जा चुका है, जिसमें 90 से अधिक एमसीक्यू था। जो कि ये थर्ड सेशन है। थर्ड सेशन में आपको धारा 61 से लेकर 153 तक 140 से अधिक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो बना जाएगा। थर्ड सेशन का यह फर्स्ट वीडियो है। आप अन्य वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सीआरपीसी का एक अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। यह थर्ड सेशन का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें आपको सेक्शन 61 से 82 का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात न्यायालय द्वारा सीआरपीसी के अधीन जारी किया गया सम्मन होना चाहिए। न्यायालय द्वारा जारी किया गया सम्मन कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए लिखित रूप में होना चाहिए। ऑप्शन बी 2 प्रतियों में होना चाहिए। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही। ऑप्शन डी लिखित रूप में 2 प्रतियों में और उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और उस न्यायालय की मुद्रा लगी हुई हो। मैं आपको बता दूं, सीआरपीसी धारा 61 में बताया गया है। उसमें सम्मन का प्रारूप बताया गया, अर्थात उसमें बताया गया कि सम्मन कैसी होनी चाहिए, ये बताया गया। ओके, मैं आपको बता दूं, जो पहला क्वेश्चन है आपको पूछा जा चुका है राजस्थान एपीओ 2015 में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सम्मन कैसा होना चाहिए, सम्मन लिखित में होना चाहिए तथा साथ ही साथ सम्मन 2 प्रतियों में होना चाहिए और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। सीआरपीसी के अध्याय 6 में बताया गया है हाजिर होने के विवश करने के लिए आदेश क्या, जिसके अंतर्गत क आ जाता है, जिसमें लिखा है सम्मन, अर्थात सम्मन को आह्वान पत्र भी बोला जाता है। उसी के अंतर्गत सेक्शन 61 आता है, जिसमें बताया गया है सम्मन का प्रारूप। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत क्या आता है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 के अनुसार न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक सम्मन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय समय समय पर निर्दिष्ट करेगा, हस्ताक्षर द्वारा उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। अर्थात सम्मन कैसी होनी चाहिए, एक बार मैं आपको बता दूं, सम्मन फर्स्ट ऑफ लिखित में होना चाहिए, अर्थात सम्मन मौखिक नहीं दिया जा सकता। सम्मन कैसे होना चाहिए? तो सम्मन लिखित में होना चाहिए। और कितने प्रति? तो 2 प्रति में होना चाहिए, अर्थात 2 कॉपी होनी चाहिए उसकी। तथा क्या होना चाहिए? सम्मन पर न्यायालय का हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा न्यायालय की मुद्रा अर्थात सील लगी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में सम्मान की तामील किस प्रकार की जाती है, अर्थात ये पूछा जा रहा है सम्मान की तामील किस प्रकार होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए पुलिस अधिकारी द्वारा होता है। ऑप्शन बी न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा होता है। ऑप्शन सी किसी अन्य लोक सेवक द्वारा होता है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है एमपीएपीओ 2010 के प्री में। तो मैं आपको बता दूं, सम्मान की तामील किस प्रकार की जाती है। तो सम्मान की तामील की जाती है उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा, अर्थात पुलिस अधिकारी द्वारा हो सकता है, न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा हो सकता है तथा किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवक द्वारा भी क्या हो सकता है? सम्मान की तामील हो सकता है। सम्मान की तामील कैसे किया जाएगा, यह बात आपको सीआरपीसी धारा 62 में बताया गया। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के दिन क्या आ जाता है? सीआरपीसी धारा 62 के अनुसार प्रत्येक सम्मान की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या न्यायालय के अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। यदि संभव हो तो सम्मान की तामील 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निवादन न करके व्यक्तिगत रूप से किया जाए। ओके, मैं आपको बता दूं, सम्मान की तामील व्यक्तिगत तौर पे भी हो सकता है। यह बातें कहाँ बताई गई है? यह बातें आपको सीआरपीसी की धारा सब क्लॉज 2 में बताया गया है। इसे मैं आपको बता देता हूँ। यदि साध्य हो, अर्थात यदि पॉसिबल हो, तो सम्मान किया गया व्यक्ति पर सम्मान की तामील उसे उस समय सम्मान की 2 प्रतियों में से एक को प्रदान या निवारित करके व्यक्तिगत रूप से की जाती है। अर्थात सीआरपीसी धारा 62 के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है सम्मान की तामील व्यक्तिगत तौर पर भी किया जा सकता है। जबकि इसमें बताया गया है, अन्य भी बातें बताई कि वो भी सही है। जैसे कि सम्मान की तामील कैसे हो सकता है? तो पुलिस अधिकारी द्वारा हो सकता है, न्यायालय द्वारा हो सकता है, अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अर्थात हो सकता है तथा साथ ही साथ व्यक्तिगत सम्मान की तामील भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में
दंड न्यायालय की किस धारा के अंतर्गत अर्थात सीआरपीसी के कौन से धारा के अंतर्गत सम्मान की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास सम्मान को छोड़कर की जा सकती है। अर्थात क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है सीआरपीसी कौन से धारा के अंतर्गत सम्मान की तामील किसी परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य के पास छोड़कर की जा सकती है। यह बातें कौन सी धारा में बताई गई। ऑप्शन नंबर ए धारा 62, ऑप्शन बी धारा 63, ऑप्शन सी धारा 64 तथा ऑप्शन डी धारा 65। तो मैं आपको बता दूँ कौन सी धारा के अधीन बताई गई है। इसका सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी अर्थात धारा 64। धारा 64 में बताया गया है जब सम्मान किए गए व्यक्ति ना मिल सके तब तामील। तो उसमें बताया गया है कि यदि जहां सम्मान किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना मिले अर्थात सामान्य प्रयास करने पर भी फिर बहुत प्रयास करने पर भी वह व्यक्ति नहीं मिलता है तो क्या होता है, नहीं मिलने पर भी सम्मान की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब अर्थात उसके परिवार के साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य को देकर के किया जा सकता है। यह बातें बताई गई आपको सीआरपीसी की धारा 64 में। मैं आपको बता दूं यह क्वेश्चन कब पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2007 के प्री में पूछा जा चुका है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के दिन से और स्पष्ट करते हैं। देखते हैं सीआरपीसी धारा 64 में प्रावधान है कि सम्मान की तामील संबंधित व्यक्ति के परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास सम्मान को छोड़कर की जा सकती है। जबकि धारा 62 में बताया गया है सम्मान की तामील करने के ढंग के बारे में तथा साथ ही साथ धारा 63 में बताया गया है निगमित निकायों और सोसाइटी पर सम्मान की तामील तथा धारा 65 में जब धारा 62, 63 तथा 64 में उपबंधित रूप से तामील न हो सके तब तामील की प्रक्रिया का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 65 के अधीन बताया गया। सभी धारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन नंबर 4 में सीआरपीसी में जहां सम्मान किसी व्यक्ति न मिल सके वहां सम्मान की तामील की जा सकती है। अर्थात जहां सम्मान किसी व्यक्ति नहीं मिलता है तो वहां पर सम्मान की तामील कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अर्थात जिसको सम्मान किया गया है वो व्यक्ति यदि नहीं मिलता है उस स्थिति में सम्मान की तामील कैसे होगा यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को, ऑप्शन बी परिवार के किसी वयस्क महिला को, ऑप्शन सी परिवार के किसी सदस्य को, ऑप्शन डी परिवार के किसी वयस्क नौकर को। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है बिहार PCSJ 2009 के प्री में। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कौन है। अर्थात जहाँ सम्मान किए गए व्यक्ति न मिल सके वहाँ सम्मान की तामील कैसे की जाएगी। तो वहाँ सम्मान की तामील होगी परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास छोड़ करके। यह बातें बताई गई है आपको सीआरपीसी की धारा 64 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है किसी दंडाधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार के बाहर आह्वान पत्र का निर्वहन करना है। सामान्यतः निर्वहन पत्र को सम्मन बोला जाता है। ओके तो यदि किसी दंडाधिकारी को क्या करना है उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी सम्मान को तामील करवाना था तो निर्वहन करना है तो सामान्यतः क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए वह अपने निर्वाहक के द्वारा आह्वान पत्र का निर्वाह करवाएगा। ऑप्शन बी पंजीकृत डाक द्वारा आह्वान पत्र निर्वाह के लिए भेजेगा। ऑप्शन सी उस स्थान पर आह्वान पत्र का निर्वहन होगा वहाँ के कलेक्टर को आह्वान पत्र निर्वहन के लिए भेजेगा। ऑप्शन डी उस स्थान के दंडाधिकारी को आह्वान पत्र निर्वाह के लिए भेजेगा। मैं आपको बता दूँ यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है MP सिविल जज 1986 में। तो इस स्थिति में क्या होगा जब किसी दंडाधिकारी को उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर यदि सम्मान अर्थात आह्वान पत्र का निर्वहन करना है तो सामान्यतः उस स्थिति में क्या होता है उस स्थान के दंडाधिकारी को आह्वान पत्र निर्वाह के लिए भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए व्याख्या के माध्यम से इसे और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। सीआरपीसी धारा 67 के अनुसार स्थानीय सीमा के बाहर निर्वाधार सर्वाइव के लिए आह्वान पत्र तथा सम्मन उस स्थान के मजिस्ट्रेट को तामील के लिए भेजा जाएगा जिसके स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है या सम्मन किए गए व्यक्ति निवास करता है। मजिस्ट्रेट को सम्मन 2 प्रतियों में भेजा जाएगा। तो मजिस्ट्रेट को सम्मन कै प्रति में भेजा जाता है। मैं आपको बता दूं मजिस्ट्रेट को सम्मन आपको 2 प्रति में भेजा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा ये जा रहा है कि जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसके स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर हो, तब वह साधारणतः ऐसे सम्मन 2 प्रतियों में भेजेगा। तो किसको भेजेगा, क्वेश्चन अभी बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए सक्षम अधिकार वाले मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन बी स्थानीय अधिकारिता वाले निरीक्षक को, ऑप्शन सी उपयुक्त में से किसी को भी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपको MPAPU 1997 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, जब यदि न्यायालय चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसके स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर हो, तब वह साधारणतः क्या करेगा, ऐसे सम्मन के 2 प्रतियों में भेजेगा। जो किसे भेजेगा, तो सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। CRPC धारा 67 के अनुसार जब न्यायालय चाहता है कि उसके द्वारा जारी की गई सम्मन की तामील उसके अधिकारिता के बाहर की जाए, तो वह सम्मन 2 प्रतियों में और उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी अधिकारिता में सम्मन की तामील की जानी, अर्थात न्यायालय सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें क्या है, गलत उत्तर को बताना। चलिए देखते हैं इसमें गलत कौन है। एक विधि मान्य वारंट के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं, अर्थात पूछा यह जा रहा है वारंट के आवश्यक तत्व कौन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सम्मन आपको कहाँ से कहाँ बताया गया है। सम्मन प्रावधान आपको बताया गया है CRPC धारा 61 से लेकर 69 तक। वह गिरफ्तारी का वारंट अर्थात वारंट ऑफ अरेस्ट, जिसे परिपत्र भी बोलते हैं, इसका प्रावधान कहाँ बताया गया। इसका प्रावधान आपको बताया गया है CRPC धारा 70 से लेकर 81 तक के बीच बताया गया। ओके, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, इससे लिखित होनी चाहिए। ऑप्शन बी, इसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। ऑप्शन सी, इसमें न्यायालय की सील लगी होनी चाहिए। ऑप्शन डी, अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना चाहिए, आवश्यक नहीं है। तो क्वेश्चन आपको UPAPU के प्री 2002 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, एक विधि मान्य वारंट के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है। विधि मान्य वारंट के लिए आवश्यक तत्व है कि विधिमान्य वारंट कैसा होना चाहिए। तो विधिमान्य वारंट होना चाहिए न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया होना चाहिए, तथा क्या होना चाहिए, प्रत्येक वारंट कैसा होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए, तथा उसके न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। वारंट ऐसी होनी चाहिए। जबकि इसका ऑप्शन डी बता रहा है, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें यह बताया कि अभियुक्त नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना चाहिए, आवश्यक नहीं है। तो यह क्या है, गलत है। अर्थात एक वारंट में क्या होना चाहिए, एक वारंट में अभियुक्त का नाम तथा उसका पता भी लिखा जाना चाहिए, यह आवश्यक है। चलिए देख लेते इसका व्याख्या। CRPC धारा 70 के सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रत्येक वारंट लिखित में और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा उस पर न्यायालय का मुद्रा अर्थात सील लगी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यानी वारंट में क्या क्या होना चाहिए, वारंट में अभियुक्त का नाम पता होना चाहिए, साथ ही साथ न्यायालय वारंट कैसा होना चाहिए, संहिता के अधीन अर्थात CRPC के अकॉर्डिंग जारी किया जाना चाहिए, तथा प्रत्येक वारंट लिखित में होना चाहिए, तथा प्रत्येक वारंट क्या होना चाहिए, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, तथा न्यायालय की मुद्रा लगी होनी आवश्यक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, दंडाधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तार का वारंट प्रवृत्त रहता है, अर्थात CRPC के अधीन यदि दंडाधिकारी द्वारा अर्थात न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंट अर्थात अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है तो कब तक प्रवृत्ति में रहता है, अर्थात उसको कब तक इन्फोर्स में रहता है, ये पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 20 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी जब तक वो रद्द नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको झारखंड सिविल जज 2014 तथा MP सिविल जज 1993 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, दंडिक न्यायालय द्वारा अर्थात आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तार का वारंट कब तक प्रवृत्त अर्थात कब तक इन्फोर्स रहता है। इसका सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जब तक उसे रद्द नहीं किया जाता है, जब तक वारंट जारी किया रहता है माना जाएगा। अर्थात वारंट एक बार जारी किया गया तो वह वैलिड रहता है जब तक उसे क्या होता है, उसे रद्द नहीं करते जाए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके,
चलिए थोड़ा इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के दिन क्या बताया गया, CRPC की धारा 70 के सब क्लॉज 2 के अनुसार प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि उसे जारी करने वाला न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाए या वह निष्पादित न कर दिया जाए, तब तक वह क्या रहेगा, तब तक वह प्रवर्तन में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के पूछा जा रहा है, एक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा, अर्थात गिरफ्तारी का वारंट का निष्पादन कैसे किया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर ए, उस पुलिस स्टेशन के अधिकारिता में जो उसका निष्पादन कर रहा हो। ऑप्शन बी, उस न्यायालय के अधिकारिता में जिसने इसे जारी किया है। ऑप्शन डी, भारत में कहीं भी। ऑप्शन सी, भारत में कहीं भी। तो ऑप्शन डी, उस राज्य के क्षेत्राधिकारिता में ही। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। उत्तराखंड APO 2016 तथा UP APO 2005, 2006, 2007 तथा MP APO 1997 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 9 के, अर्थात गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा, अर्थात जो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया उसका निष्पादन कहाँ किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, और भारत में कहीं पर भी उसका निष्पादन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। CRPC की धारा 77 के अनुसार क्या है, वारंट के निष्पादन के संबंध में प्रावधान करता है। धारा 77 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता था। जो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया उसका निष्पादन कहाँ कहाँ किया जा सकता है, भारत के किसी भी स्थान में उसका निष्पादन किया जाता है। यह बातें आपको बताई गई है CRPC की धारा 77 में बताया गया। वही मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, CRPC की धारा 48 में बताया गया, वारंट के बिना गिरफ्तारी भारत के किसी भी कोने में किया जा सकता है। CRPC की धारा 48 में बताया गया। वही धारा 60 में क्या बताया गया है, अभिरक्षा से निकल भागने पर भारत के किसी स्थान से गिरफ्तारी किया जा सकता है। ये बातें आपको CRPC की धारा 60 में बताया गया है। देखिए एक साथ मैंने 3 अन्य क्वेश्चन को भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में CRPC के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका निष्पादन किया जा सकता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, भारत के किसी भी स्थान में। ऑप्शन बी, उक्त जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के स्थानीय सीमाओं में। ऑप्शन सी, मजिस्ट्रेट उस न्यायालय के स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके अधीनस्थ वारंट जारी करने वाला मजिस्ट्रेट हो। ऑप्शन डी, केवल उसी राज्य में जहां मजिस्ट्रेट हो। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आपको बता दूं, आंसर क्या हो रहा है, अर्थात मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी का वारंट के मामले में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया वारंट क्या हो सकता है, भारत के किसी भी स्थान में उसका निष्पादन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन आपको MPSC 1992 तथा MP APO 1989 में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, क्वेश्चन नंबर 11 में है ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ है, अर्थात ट्रांजिट रिमांड किसे कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए, जहां कैदी का एक जेल से दूसरे जेल में अंतरण है। ऑप्शन बी, जहां आपराधिक मामले में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण है। ऑप्शन सी, जहां अभियुक्त एक राज्य के पुलिस द्वारा दूसरे राज्य ले जाया जाना है। ऑप्शन डी, जहां अभियुक्त को न्यायालय से जेल ले जाना है। ओके, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको पूछा जा चुका है उत्तराखंड PCSJ 2012 के प्री में। अर्थात मैं बता दूं ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ है। ट्रांजिट रिमांड का वही अर्थ है जो कि यदि उसे क्या होता है, ट्रांजिट रिमांड का अर्थ होता है कि यह अभियुक्त का एक राज्य के पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना क्या कहलाता है, ट्रांजिट रिमांड कहलाता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। जब किसी अभियुक्त को एक राज्य के पुलिस के द्वारा न्यायालय के आज्ञा से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है, इसे ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12, एक व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है यदि वह, अर्थात किसी व्यक्ति को क्या हो सकता है, उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है यदि वह जमानती वारंट को स्वीकार करने से इनकार करता है। ऑप्शन बी, स्वयं को किसी भवन में बंद कर लेता है। ऑप्शन सी, स्वयं को गिरफ्तारी से छुपा लेता है। ऑप्शन डी, अपने अनुयायियों से घिरा हुआ है। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान APO 2015 के प्री में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं एक व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है यदि वह क्या हुआ, यदि वह स्वयं को गिरफ्तारी से छुपाता हो, तो क्या होगा, उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान APO 2015 के पीढ़ी में पूछा जा चुका है। चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से और इसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं।
CRPC धारा 82 के अनुसार यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने आप को छुपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट ऐसा अर्थात स्पेशल विशिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के पश्चात का होना हाजिर हो। ओके, होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में CRPC कौन सी धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी किया जाता है? अर्थात CRPC कौन सी धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए धारा 83, ऑप्शन बी धारा 82, ऑप्शन सी धारा 81, ऑप्शन डी धारा 80। और क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है उत्तराखंड के APO 2010 में तथा UP 2002 तथा उत्तराखंड सिविल जज 2002 के APO में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसे पूछा जा रहा है कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी किया जा सकता है। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी किया जा यह प्रावधान कहाँ बताया गया है? यह प्रावधान आपको CRPC धारा 82 के अधीन बताया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या बताया गया है? CRPC में फरार व्यक्ति की उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया दी गई, कौन सी धारा में दी गई है? मैं आपको बता दूं CRPC की धारा 82 से लेकर के 86 तक में क्या बताया गया? उद्घोषणा और कुर्की अर्थात प्रोमोक्लेशन एंड अटैचमेंट का प्रावधान आपको बताया गया है। CRPC धारा 82 से लेकर 86 के बीच। ओके, तो क्या हो गया इसमें जो पूछा जा रहा है उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया दी गई है आपको CRPC कौन से धारा के अंतर्गत? ओके, ऑप्शन नंबर धारा 61 से 79, ऑप्शन बी धारा 70 से 81, ऑप्शन सी धारा 82 से 86 तथा ऑप्शन डी आपको 87 से 90 तक। तो क्वेश्चन आपको MPPP 2009 तथा उत्तराखंड PCJ 2013 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूँ इसका सही आंसर कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात धारा 87 से लेकर के 90 तक में बताया गया है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया। ओके, 87 से आपको इसका सही आंसर कौन हो रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 82 से लेकर 86 में बताया गया। सॉरी, टाइपिंग एरर है, इस कारण ये सी जो डी है उसको सी मान लिया गया था, गलत है। तो मैं आपको बता दूं उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया बताई गई है, कहाँ बताई गई है? CRPC धारा 82 से लेकर 86 के बीच बताई गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी धारा 82 से 86 के बीच उद्घोषणा और संपत्ति के कुर्की की प्रक्रिया को बताया गया। इसका व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। CRPC की धारा 61 से 69 में सम्मन, धारा 70 से 81 में गिरफ्तारी का वारंट, उसके बाद धारा 82 से 86 तक उद्घोषणा और कुर्की तथा धारा 87 से 90 तक आदेशिका संबंधी अन्य नियमों से संबंधित प्रावधान समाहित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 एक गिरफ्तारी का वारंट तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एक साथ जारी की गई तथा बाद में धारा 83 के अधीन कुर्की का एक परिणामिक आदेश भी निर्गत कर दिया गया। इस आदेश की वैधानिकता क्या है? तो मैं आपको बता दूं इसकी वैधानिकता क्या है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सभी आदेश पूर्णतः वैधानिक है। ऑप्शन बी धारा 82 के अधीन आदेश क्या है? वैधानिक, परंतु 83 के अधीन आदेश अवैधानिक है। ऑप्शन सी धारा 82 के अधीन आदेश अवैधानिक तथा अनुचित है, जिससे कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो जाएगा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर कौन है? अर्थात एक गिरफ्तारी का वारंट तथा CRPC की धारा 82 के अंतर्गत फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एक साथ जारी की गई थी। अर्थात गिरफ्तारी का वारंट तथा उद्घोषणा एक साथ जारी किए गए थे। बाद में धारा 83 के दिन क्या हुआ था? कुर्की का एक परिणामिक आदेश भी निर्गत कर देगा। इस आदेश की वैधानिकता क्या है? तो मैं आपको बता दूँ इसका वैधानिकता है आपको धारा 82 के अधीन आदेश अवैधानिक तथा अनुचित है, जिससे कुर्की का परिणामिक आदेश भी दूषित हो सकता है।
इसीलिए क्योंकि जब गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है तो धारा 82 के अंतर्गत फरार व्यक्ति की उद्घोषणा तथा संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपीएपीओ के प्री 2007 में। चलिए हम देख लेते इसका व्याख्या। इसमें क्या बताया गया है, सीआरपीसी की धारा 82 के अधीन अवैधानिक तथा अनुचित है जिससे कुर्की का पारिणामिक आदेश भी दूषित हो जाएगा अर्थात हो गया। वास्तव में धारा 82 के अधीन फरार व्यक्ति की उद्घोषणा तभी जारी की जा सकती है जबकि अभियुक्त के विरुद्ध वारंट पूर्व में जारी किया जा चुका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? इसमें पूछा ये जा रहा है कि जब वारंट भी लागू नहीं किया जा सके तब अदालती कार्रवाई क्या कर सकते हैं, अर्थात जब वारंट लागू नहीं किया जा सकता तब अदालती कार्रवाई क्या हो सकता है, अर्थात अदालत क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए धारा 83 और 84 के अधीन कार्य करेगा, अर्थात धारा 83 और 84 के अंतर्गत। ऑप्शन बी धारा 82 और 83 के अंतर्गत। ऑप्शन सी धारा 81 और 82 के अंतर्गत तथा ऑप्शन डी धारा 80 और 81 के अंतर्गत। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड PCS जेके प्री 2012 में पूछा चुका है। तो मैं आपको बता दूँ जब वारंट भी लागू नहीं किया जा सकता है तब अदालत कार्रवाई कर सकता है। तो अदालत कैसे कार्रवाई कर सकता है, तो अदालत कार्रवाई करेगा आपको सीआरपीसी धारा 82 एंड 83 के अंतर्गत, अर्थात फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा पहले जारी करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो करेगा वो तो कोर्ट ही जानेगा। वैसे आपको करता क्या है, वैसे आपको धारा 82 के अंतर्गत करता है, क्या करता है 82 के अंतर्गत फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी करता है, जबकि धारा 83 के तहत आपको फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या बताया गया है, सीआरपीसी के तहत वह कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें कुर्की के बारे में दावे और आपत्ति दायर करना आवश्यक है। वह कौन से पीरियड है, अर्थात वह कौन सा टाइम है जिस अवधि के अंदर क्या होता है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां दायर करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए 6 माह, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। यह क्वेश्चन आपको यूपीएपीओ प्री 2001 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूँ इसका आंसर कौन है, अर्थात सीआरपीसी के तहत कौन सा अधिकतम अवधि जिसमें कुर्की के बारे में दावा और आपत्तियां दायर करना आवश्यक है। तो इसमें आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 6 महीने के भीतर क्या है, या फिर 6 महीने के भीतर क्या होना चाहिए, कुर्की के आदेश के बारे में दावा और आपत्ति दायर करना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन आपको यूपीएपीओ के प्री 2011 में पूछा जा चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का व्याख्या देख लेते हैं। इसमें क्या व्याख्या, सीआरपीसी अर्थात संहिता की धारा 84 यह कहती है कि धारा 83 के अधीन फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के संबंध में उद्घोषणा व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति इस आधार पर कि उस संपत्ति में वह हित रखता है कई दावे या आपत्ति कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर कर सकेगा तथा ऐसे दावे की या आपत्ति की जांच की जाएगी और उससे पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु अनुज्ञात की अवधि के अंदर हो जाने पर उसकी विधिक प्रतिनिधि दावे या आपत्ति को चालू रख सकता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, मैं आपको यह बताता हूं कि वह अवधि अधिकतम अवधि क्या है, यानी वह मैक्सिमम टाइम क्या है। मैक्सिमम टाइम 6 माह है, जिसमें क्या होता है, जिसके अंतर्गत कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां दायर की जा सकती है। तो मैक्सिमम टाइम क्या है, 6 माह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्या क्वेश्चन नंबर 18 में, सीआरपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत, ओके, यानी सीआरपीसी के कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय दिया जा सकता है। यह बातें आपको सीआरपीसी के कौन सी धारा में बताया गया है, मैं आपको बता दूँ, धारा 83, ऑप्शन बी धारा 82, ऑप्शन सी धारा 84 तथा ऑप्शन डी धारा 85। यह क्वेश्चन आपको एमपीएपीओ की प्री 2008 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूँ सीआरपीसी की वो कौन सी धारा है, तो सीआरपीसी की धारा 83 है, जिसमें क्या होता है, फरार व्यक्ति की उद्घोषणा की संपत्ति की कुर्की का आदेश उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय दिया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अर्थात धारा 83 के अकॉर्डिंग। चलिए इसको व्याख्या देख लेते हैं।
सीआरपीसी धारा 83 के अकॉर्डिंग अनुसार उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले इसका फिर से व्याख्या देख लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 83 के अकॉर्डिंग अर्थात सीआरपीसी धारा 83 में क्या बताया गया है, उसमें बताया गया कि उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति की या दोनों प्रकार की संपत्ति के कुर्की का आदेश दे सकेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, क्या क्वेश्चन नंबर 19 में सीआरपीसी की धारा 83 के अकॉर्डिंग न्यायालय भगोड़े व्यक्ति की संपत्ति के कुर्की का आदेश दे सकता है। अर्थात सीआरपीसी की धारा 83 के अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग क्या करता है, न्यायालय भगोड़े व्यक्ति के संपत्ति के कुर्की आदेश दे सकता है। तो कब आदेश दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए उद्घोषणा के प्रकाशन के पश्चात दे सकता है, ऑप्शन बी उद्घोषणा के प्रकाशन के पूर्व दे सकता है, ऑप्शन सी उद्घोषणा के साथ साथ, ऑप्शन डी उद्घोषणा के पश्चात या उद्घोषणा के साथ साथ दिया जा सकता है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको MPAPO के प्री 2015 में पूछा जा चुका है। क्या हो सकता है? उद्घोषणा के पश्चात या उद्घोषणा के साथ साथ सीआरपीसी धारा 83 के अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यायालय भगोड़े व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 83 के अकॉर्डिंग क्या होता है? 83 के अकॉर्डिंग धारा 82 के अधीन जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किया जाएगा उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर या दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की आदेश दे सकता है। परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह इस व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाना है। ऑप्शन नंबर 1, अर्थात इसमें हम बताया गया, एक लाइन में बोल दूं, सीआरपीसी की धारा 83 में बताया गया है कि फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, इसके अंतर्गत बताया गया है कि फरार व्यक्ति जो होता है उसकी संपत्ति जो कुर्की किया जाता है उसका आदेश कब जारी किया जा सकता है? तो उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ ही कुर्की का आदेश दिया जा सकता है। आपको बातें बताई गई सीआरपीसी की धारा 1 के सब क्लॉज, सीआरपीसी की धारा 83 के सब क्लॉज 1 में बताया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 से कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19, क्या क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 18 जब 19 कंप्लीट हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें क्या बताया क्या है? चलिए देखते हैं। इसमें जाना कहीं नहीं है, बस यहीं से देखना है इसको। चलिए, सीआरपीसी की धारा 82 व 83 के अनुसार निम्न में से कौन सा विधि का सही वक्तव्य है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय किसी अभियुक्त को धारा 82 के अंतर्गत फरार घोषित करने से पूर्व उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। ऑप्शन बी, न्यायालय किसी व्यक्ति की धारा 82 के अंतर्गत उसे अपने सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु लिखित उद्घोषणा का प्रकाशित होने के पश्चात उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। क्या हो सकता है? संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। तो ऑप्शन सी क्या बता रहा है? न्यायालय किसी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की आदेश दे सकता है भले ही उसे फरार अभियुक्त घोषित किया गया हो या नहीं। क्वेश्चन आपको अभियुक्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात न्यायालय किसी व्यक्ति को धारा 82 अर्थात 82 के अंतर्गत उसे अपने सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु लिखित उद्घोषणा की प्रकाशित होने के पश्चात उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। मैं आपको बता दूं इस वीडियो का यह लास्ट वीडियो था, इस सेशन, हाँ इस वीडियो का लास्ट वीडियो था। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, ये सीआरपीसी के थर्ड सेशन का फर्स्ट वीडियो है। थर्ड सेशन में आपको धारा 61 से लेकर 150 तक सभी इंपॉर्टेंट MCQ कराया जाएगा। थर्ड सेशन का फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको सेक्शन 61 से लेकर के 82 तक का सभी इंपॉर्टेंट MCQ कराएंगे। यदि आप मेरा साथ देना चाहते हैं, यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आता है तो मत कीजिए तथा अपना दोस्तों के बीच शेयर तो जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।